हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईजेएस लॉ क्लासेस। आज के लेक्चर में हम क्लास 1, क्लास 2, एग्नेट्स एंड कॉग्नेट्स पूरा कवर करेंगे, राइट। तो सबसे पहले हमने वैसे क्लास 1 के रिलेशनशिप्स और फ्लो चार्ट लास्ट लेक्चर के अंदर ड्रॉ कर लिया था, बट स्टिल कुछ रिलेशनशिप्स बच गए थे क्लास 1 के, उसको हम आज कवर करेंगे, देन आगे के टॉपिक्स कंटिन्यू करेंगे, राइट। तो सबसे पहले बात करें क्लास 1 की। तो इसके अंदर हमने लास्ट क्लास में जो किया था वो किया था सन एंड डॉटर ऑफ प्री डिजीज्ड सन, यानी कि जो सन है तो इन दोनों के बारे में हमने बात की थी, राइट। तो अभी जो हमारा 5 पॉइंट है वो है सन एंड डॉटर ऑफ प्री डिजीज्ड डॉटर। बस यहाँ सन की जगह डॉटर आ जाएगा, राइट। बस यहाँ सन की जगह डॉटर आ जाएगा। और कॉन्सेप्ट जो है लेजिटिमेसी वाला, जो मैंने आपको समझाया था कि भाई अगर लेजिटिमेसी और इलेजिटिमेसी वाला कॉन्सेप्ट अगर अप्लाई होगा तो इन दोनों का पर्सनल रिलेशन है, ठीक है। अगर लेजिटिमेट होगा ये, ठीक है, तो इन दोनों को मिल जाएगी आगे। लेकिन ये जो है, ये वाला रिलेशन ही हमारा इलेजिटिमेट है, तो इनको कुछ नहीं मिलेगा, राइट। अंडर सेक्शन 16 वाला कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया था, वही जो सन्स जो बेटे के बच्चों के साथ हो रहा था, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे डॉटर के बच्चों के साथ अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब आगे इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो पी है उसके डॉटर के बच्चों के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक। अब ये जो डॉटर के ये जो चाइल्ड है, ये दोनों चाइल्ड लेजिटिमेट है या इलेजिटिमेट है, यानी कि इसके इसके रिलेशन देख रहे हैं अब हम। इससे इन दोनों चाइल्ड का लेजिटिमेसी है या इलेजिटिमेसी है, ये एकदम इमेटीरियल है। क्योंकि जैसा कि मैं हर बार आपको बोलती हूँ, क्योंकि ये मदर है, मदर के लिए तो उसका चाइल्ड लेजिटिमेट ही होता है ना। तो ये वाला जो फैक्ट है ये इमेटीरियल है, राइट। आई होप 5th पॉइंट ये क्लियर हो गया होगा। 4th पॉइंट से सिमिलर ही है, बस ये वाला जो कॉन्सेप्ट था ये थोड़ा डिफरेंट था कि भाई मैटर नहीं करता ये लेजिटिमेट हो या इलेजिटिमेट हो, क्योंकि मदर के लिए तो हर एक उसका चाइल्ड लेजिटिमेट ही होता है जो उसकी वूम्ब से जन्म लेता है, राइट। सिक्स रिलेशनशिप में आए तो वो है विडो ऑफ प्री डिजीज्ड सन और विडो ऑफ प्री डिजीज्ड सन ऑफ प्री डिजीज्ड सन। यानी कि इसका क्या मतलब है कि भाई ये पी है, पी के प्री डिजीज सन, यानी कि जिस सन की डेथ हो चुकी है उसकी विडो, और प्री डिजीज सन भी प्री डिजीज है, उसकी विडो, ठीक है। ये दोनों पॉइंट समझ में आए। अब इसके बारे में क्या कहा गया है कि भाई ये जो विडोज है ना, ये तब विडोज होनी चाहिए जब सक्सेशन ओपन होता है, यानी कि जब इस पी की डेथ हुई, यानी कि जब इस पी की डेथ हुई तब ये दोनों विडो होनी चाहिए। अगर इन्होंने रीमैरी कर रखी है, यानी कि पी से पहले इसकी डेथ हो गई, पी से पहले उसकी सन की डेथ हो गई और उसके बाद ये विडो हो गई, है ना, पर अभी पी तो जिंदा है और इसने रीमैरी कर लिया, इसने रीमैरी कर लिया। अब बाद में पी की भी डेथ हो गई, तब ये इनहेरिट नहीं करेगी क्योंकि इसने तो रीमैरी कर लिया था, राइट। तो पी की जब डेथ हुई है तब ये विडो होने चाहिए, तब ये इनहेरिट करेंगे पी की प्रॉपर्टी को। तो ये कुछ रूल्स हैं, यू कैन राइट दैट ये दोनों हैं, दे मस्ट बी विडो व्हेन सक्सेशन ओपन्स। इफ ये दोनों अगर रीमैरी कर लेती हैं बिफोर सक्सेशन ओपन्स, ठीक, then they are not considered as widow, right? Okay.
अच्छा ये तो बात हो गई कि इसके जब डेथ हुई तब ये विडो है या नहीं है उस पे, लेकिन तब क्या होगा अगर एस और ये डब्ल्यू है, ये डिवोर्स्ड है, ठीक है, एस और उसकी जो वाइफ है वो डिवोर्स्ड थे। अब ये डिवोर्स जो है वो तो डिवोर्स होगी ना, वो विडो थोड़ी ना है, तो वो भी इनहेरिट नहीं करेगी क्योंकि वो तो पहले ही सेपरेट हो गए थे ना, वो पहले ही डाइवोर्स है, तो वो तो विडो होगी ही नहीं। लेकिन अगर इस सन की वाइफ जो है, डिवोर्स नहीं हुआ था, ये जो सन्स हैं इनकी वाइफ जो थी सेपरेटेड रह रही थी, ठीक है, सेपरेटेड रह रही थी, तो फिर ये इनहेरिट करेंगे, ठीक है, तो ये विडो ही कंसीडर की जाएंगी। यानी कि जो हमने पहले विडो वाला कंसेप्ट देखा था, बाकी सारा कॉन्सेप्ट विडो वाला वही रहने वाला है, ठीक है। और बाकी वही है कि ये लेजिटिमेट सन है, ये लेजिटिमेट सन है, तो भाई इसकी विडो को मिलेगा यहाँ पर, लेकिन ये सन ही लेजिटिमेट है तो इसको, इसकी विडो के को भी नहीं मिलेगा, क्योंकि सन को भी हम इसीलिए दे रहे थे क्योंकि अंडर सेक्शन 16 इसका प्रोटेक्शन है, तो बस इस सन से ही रिलेशनशिप है। अगर ये सन इलेजिटिमेट है, इलेजिटिमेट नहीं डीम्ड इलेजिटिमेट है सेक्शन 16 के अंदर, तो सिर्फ माना जाता है कि पी का एस से ही रिलेशनशिप है। तो अगर ये वाला चाइल्ड है डीम्ड लेजिटिमेट है अगर ये, और इसकी विडो है, तो इसकी विडो को कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन अगर ये लेजिटिमेट है तभी इसकी विडो को इनहेरिटेंस में राइट मिलेगा। इतनी सी बात क्लियर है? क्लियर है तो चार्ट में ओके लिखो, आगे चलते हैं। विडो वाला कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको पढ़ाया था वो सेम चलेगा, लेजिटिमेट इलेजिटिमेट वाला कॉन्सेप्ट भी सेम चलता है हमेशा, कि अगर लेजिटिमेट है बिल्कुल तो उसके सारे रिलेशनशिप्स को, उसके बेटे को, बेटी को, विडो को, सबको राइट है इनहेरिटेंस का। लेकिन वो खुद ही, अगर वो चाइल्ड खुद ही डीम्ड लेजिटिमेट है तो सिर्फ उसका रिलेशनशिप है, उसके आगे वाली ब्रांचेस का कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये हर जगह फॉलो होगा, ठीक है, क्लास 1 में भी, क्लास 2 में भी, ठीक है। क्लियर है ये वाला पॉइंट, विडो वाला? रिस्पॉन्ड कीजिए चैट में। हाँ, डीम्ड लेजिटिमेट डॉटर को तो मिलेगा ही ना, डीम्ड लेजिटिमेट सन हो चाहे डॉटर हो, पी का कोई भी चाइल्ड है जो कि डीम्ड लेजिटिमेट है, उसका सिर्फ पी से रिलेशनशिप है, यहीं पे रिलेशनशिप खत्म हो जाएगा। इस चाइल्ड के आगे वाली ब्रांचेस से पी का कोई भी रिलेशनशिप नहीं है, ठीक है, ये समझाना चाह रही, ठीक है, ओके हर्ष। सो यही दो एंट्रीज थी जो रह गई थी। आगे चलते हैं सेक्शन नंबर 9 पे। क्लास 1 हमारा कंप्लीट हो गया है, अब आगे चलते हैं सेक्शन नंबर 9 पे। देखिए अभी तक हमने क्लास 1 के अंदर बहुत सारे रिलेशनशिप्स पढ़े थे, ठीक है, बट उसमें कोई प्रेफरेंस नहीं था कि भाई पी है, इसकी विडो भी है, इसकी मदर भी है, इसका सन भी है, ठीक, इसका सन भी है या फिर इसकी डॉटर भी है, जो भी आगे का चार्ट था, तो इनमें कोई प्रेफरेंस नहीं थी कि भाई सबसे पहले मदर जिंदा है तो मदर को देखेंगे, उसको ही दे देंगे, ऐसा कुछ नहीं। जो लोग जिंदा है क्लास 1 के, उनको हम दे देंगे प्रॉपर्टी, ठीक है। लेकिन अगर क्लास 1 में से कोई भी नहीं है तो फिर हम चलेंगे क्लास 2 पे, ठीक है, क्लास 2 पे। अब क्लास 2 में ना अलग अलग एंट्रीज दे रखी है, उधर प्रेफरेंस दे रखी है, जैसे क्लास 1 में कोई भी नहीं है, कोई भी रिलेशनशिप अलाइव नहीं है, तो हम क्लास 2 पे जाएंगे। क्लास 2 में एंट्रीज दे रखी है 1 2 3 4, ठीक है। जो पहली एंट्री पे लोग दे रखे हैं, जैसे कि फादर दे रखा है, फादर को देखेंगे, अगर फादर अलाइव है तो यहीं पे सारी की सारी प्रॉपर्टी फादर को मिल जाएगी, ठीक है, तो इसमें प्रेफरेंस वाइज है। अगर फादर अलाइव नहीं है तो सेकेंड एंट्री पे देखेंगे, सेकेंड एंट्री पे अगर कोई भी अलाइव है तो उसको ही दे देंगे, तो प्रेफरेंस के हिसाब से चल रहा है क्लास 2। इन क्लास 1 में एज सच ऐसा कोई भी प्रेफरेंस नहीं है, जो जो अलाइव है उन सबको हम सक्सेशन में प्रॉपर्टी दे देंगे, राइट। तो यही बात कह रहे हैं सेक्शन नंबर 9, ठीक।
ओके, ये तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन जो सेक्शन नंबर 10 है जो अब हम करने वाले हैं वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो कुछ रूल्स को बताएगा कि किस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ठीक है, रूल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ मेल यूज। ठीक, सबसे पहला पॉइंट तो रूल 1 जो है वो विडोज की बात करे। वो किसकी बात करे? विडोज की। विडोज की स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो पार्टीशन जब हो रहा था तब सारी विडोज को अलग अलग सेपरेट शेयर मिल रहा था, लेकिन मैंने आपको बताया था जब हम सक्सेशन करेंगे अगर मोर देन 1 विडो है तो सभी को एक ही शेयर मिलेगा, और उस एक ही शेयर में से जितने भी विडोज होंगे वो आपस में बांट लेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल पी की जो डेथ हुई है, अब इसकी प्रॉपर्टी सक्सेशन में जानी है। अगर इसकी एक विडो है, ठीक है, जैसे ऐसे होता अगर चार्ट, क्लास 1 के हिसाब से बता रही हूँ, जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ, बस आपको विडो का देखना है। तो पी की जैसे सेपरेट प्रॉपर्टी है, इसकी सेपरेट प्रॉपर्टी है पी की, उसका सक्सेशन होना है तो हम किसके बीच में करेंगे? 1 2 3 4, यानी कि सबको 1/4 1/4 1/4 1/4 दे देंगे। ठीक है, लेकिन यहीं अगर पी की बहुत सारी वाइफ्स हो, अब देखिए 1 2 3 4 5 6 हम ऐसे नहीं गिनेंगे, हम सारी विडोज को एक ही गिनेंगे। तो 1 2 3 4, अब क्या शेयर हुआ? 1/4 1/4 1/4, और इन तीनों विडोज का 1/4। ठीक है, इतनी सी बात क्लियर है? ओके, और अब रूल 1 के अंदर फर्स्ट पॉइंट तो यही है कि भाई अगर मोर देन 1 विडो है तो सारी विडोज का शेयर एक ही होगा, देन वो आपस में बांट लेंगे। और दूसरी बात ये कि जो विडो है, जो विडोज है, उनका शेयर उनके सन के बराबर होगा। ठीक है, विडोज का शेयर उनके सन के बराबर होगा। 1/4 1/4 1/4 1/4, ये तो क्लियर सी बात है। यही था रूल 1। अगर हम रूल 2 पे चलें तो ये बात करता है शेयर ऑफ मदर, यानी पी की जो मदर है, पी की जो मदर है उनका शेयर कितना होगा? पी की, पेन का कलर चेंज करती हूँ मैं स्टूडेंट्स, जो ऊपर चार्ट बना हुआ है उसी में समझा देती हूँ आपको। जो पी की मदर है उसका शेयर सन के, पी के सन के बराबर होगा। तो देखो यही तो हो रहा है ना, पी की मदर का शेयर और पी के सन का शेयर बराबर है, पी की मदर का शेयर और पी के सन का शेयर बराबर है। ठीक है, रूल 2 बस यही सिंपल सी बात कह रहा था। ठीक है, रूल 3, देखिए पी के जो सन है और जो डॉटर है, इनके जो फर्दर ब्रांचेस हैं इनको भी इक्वल इक्वल ही प्रॉपर्टी मिलेगी। दिस इक्वल्स टू दिस। ठीक है, यही सिंपल सा रूल 3 है। रूल 4 इसी को आगे फर्दर बता रहा है। रूल 4 बोल रहा है कि ये जो विडो है ना, यहाँ पे ही जो विडो है, विडो का शेयर कितना होगा? जो विडो है उसका शेयर होगा इजिकल्स टू द सन। ठीक है, तो जो सन का और जो विडो का शेयर है वो इक्वल होगा। ठीक है,
यही छोटी सी बात रूल 4 कह रहा है, राइट। यहां तक सभी को क्लियर है? ओके लिखो। रूल्स जो है ये आपको ज्यादा डिफिकल्टी नहीं आई होगी, क्योंकि ये जब आप नोशनल पार्टीशन कर रहे थे ये सब आप पहले से देख चुके हो, बेसिक सी चीजें हैं सारी, सबको बराबर बराबर मिल रहा था, मदर को भी, बच्चों को भी और विडो को भी बराबर मिल रहा था। फिर इनकी जो आगे ब्रांचेस हैं उनको भी बराबर मिल रहा था, और जो मोर देन वन विडोज है उसका भी मैं आपको पहले ही बता चुकी थी कि सबको जो सक्सेशन है एक ही मिलता है, पार्टीशन में अलग अलग सेपरेट मिलता है। रूल 4 को मैं आपको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर अलग से एक मैं ग्राफ बना देती हूँ, उसमें सही नहीं बना था। रूल 4 को मैं आपको एक बार और एक्सप्लेन कर देती हूँ। जैसे ये P है, इसके विडो की बात की गई थी, इसके विडो को जो इसका सन होगा उसके बराबर ही शेयर मिलेगा, ठीक है। और ये भी है कि भाई अगर ये सन है तो इसके विडो को भी कुछ ना कुछ मिलेगा, है ना, ये भी इनहेरिट करेगी। लेकिन यही अगर पी की डॉटर होती तो इसके हस्बैंड इनहेरिट नहीं करेंगे, इनकी सिर्फ आगे की ब्रांचेस इनहेरिट करेंगी, ये भी इंपॉर्टेंट है। रूल 4 में जैसे कि ये सन है, पी जिसकी डेथ हुई है वो पी है, उसका सन है, उसकी विडो को मिलेगा, वो इनहेरिट करेगी, उसकी एस की फर्दर ब्रांच भी इनहेरिट करेगी। लेकिन डॉटर के केस में अगर पी की डेथ होती है, इसके डॉटर के केस में यहाँ पे इनके जो हस्बैंड है वो इनहेरिट नहीं करेंगे, सिर्फ आगे की जो इसकी ब्रांच है वो इनहेरिट करेगी। तो ये जो कंसेप्ट है ये रूल 4 में इंपॉर्टेंट है। इतनी सी बात क्लियर है? अब मैं कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करवाना चाहूंगी क्लास 1 से रिलेटेड, सो दैट आपको रूल्स भी याद रहे, ठीक है। अब इसमें हमेशा हम सेपरेट प्रॉपर्टी बांट रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हम सक्सेशन कर रहे हैं, नोशनल पार्टीशन नहीं कर रहे हैं, हम सक्सेशन वाला रूल अप्लाई कर रहे हैं। तो हम अज्यूम करेंगे कि हम ये जो क्वेश्चंस हैं इनको सॉल्व करते वक्त हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ सेपरेट शेयर को बांट रहे हैं, ठीक है। चलिए, कौन अटेम्प्ट करना चाहेगा इस क्वेश्चन को? सबका शेयर कितना कितना होगा बताइए। मैम ऑल विल मतलब M S1 S2 D1 एंड D2 विल इनहेरिट 1/6 and W and W2 together they will inherit 1/6. That means individual their share will be 1/12. ठीक है, गुड, ठीक है। मैंने इसीलिए ये वाइफ 1 और वाइफ 2 अलग अलग ड्रॉ करी थी, बट आपके कंसेप्ट क्लियर हैं तो आपको याद था कि इन दोनों को एक ही मिलेगा। बाकी सबको भी क्लियर हुआ ना? मैंने कहा था कि जो वाइफ्स होंगी सबको एक ही शेयर मिलेगा। देखिए इन्हें एक ही शेयर मिला, लेकिन इन्होंने आपस में बांटा जब इसे, तो इनका 1/12 1/12 आ गया। क्लियर है ना सबको? क्लियर है? ओके लिख दिया करो जल्दी से। हर्षना, इज इट क्लियर? बाकी स्टूडेंट्स भी हैं क्लास में। सीमा, रिस्पॉन्ड करो इन द चैट। ठीक है, आगे चलते हैं। Everyone will attempt one question. Now this question हर्षना बताएगी। ये ए है जिसकी डेथ हुई है, चलिए अब शेयर्स बताइए। ए की वाइफ 1 है, ये वाइफ 2 है, ये इनका सन है, ये इनकी डॉटर है। W2 जो है
ये इनकी वॉइड मैरिज है ए से, और अंडर सेक्शन 16 भी कोई भी प्रोटेक्शन नहीं है। हर्षना, यू विल रिप्लाई, Ma'am, अनम्यूट only योरसेल्फ। W1 and S will get the share, 1/2. ठीक है, मैम 1/3 और वहीं अगर और इसकी W1 प्रोटेक्शन होती तो, इसको प्रोटेक्शन होती तो W2 को नहीं मिलता, बट W1, S and D को मिल जाता 1/3. ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। म्यूट योरसेल्फ एवरीवन। मैम मैम क्या शेयर्स क्या डिस्ट्रीब्यूट किए थे? 1/3, क्योंकि डी अंडर सेक्शन 16 अगर प्रोटेक्टेड है तो मैंने आपको कहा था जो चाइल्ड प्रोटेक्टेड है सिर्फ उसको मिल जाएगा, उसकी आगे की ब्रांचेस को नहीं मिलेगी। और वाइफ का तो कोई स्टेटस था ही नहीं। मैं वापस ड्रॉ कर देती हूँ, नो मैम, समझा मुझे देती 1/2 सुनाई दिया इसलिए मैंने पूछा था। 1/3 है तो ठीक है। वापस समझाने की जरूरत है? नो मैम। ठीक है। 1/3 तब मिलेगा पहले जब डी को जो प्रोटेक्शन दी पहले गई है। मैम, एज अगर प्रोटेक्शन नहीं दी होती तो? नहीं दी होती तो नहीं मिलता, उसका स्टेटस तो 0 है ना। सिर्फ हमने यहाँ पे डीम्ड लेजिटिमेट जो अंडर सेक्शन 16 में आते हैं उनको कंसीडर किया है, ठीक है। हाँ, तो अगर अगर प्रोटेक्टेड नहीं होता तो उस बच्चे को नहीं मिलता ना, उस लड़की नहीं, को। तो नहीं, तभी तो उसकी मैंने मदर बोला तो, 1/2. ठीक है, मैं वापस ड्रॉ कर देती हूँ। हर्षना, वैसे आपका आंसर राइट था। देखिए, मैंने क्वेश्चन लिखा था कि मैरिज इन दोनों की वॉइड है, और अंडर सेक्शन 16 इनके चाइल्ड को भी कोई प्रोटेक्शन नहीं मिला है, ठीक है। तो अगर कोई प्रोटेक्शन नहीं मिला है डी को अंडर सेक्शन 16, तो फिर इसको तो मिलेगा ही नहीं, पहली बात, क्योंकि इनकी तो है ही वॉइड। लेकिन इनके बच्चे को अगर प्रोटेक्शन मिली होती अंडर सेक्शन 16 तो इसको शेयर मिल जाता। लेकिन क्योंकि इस सिचुएशन में नहीं मिला है तो इन दोनों को 1/2 मिल जाएगा। वहीं अगर क्वेश्चन होता कि अगर डी को अंडर सेक्शन 16 प्रोटेक्शन मिला है तो इनका 1/3 1/3 1/3, वाइफ को तो तब भी कुछ नहीं मिलता इस वाली, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में द अदर पर्सन विल रिप्लाई। सीमा, यू कैन टेल। चलिए, अब शेयर्स बताइए। हैंड रेज कर सकते हो आप, जिसको आता है। सीमा, डू यू नो द आंसर? चलिए, आप ही बताइए। मैम, S and W1 will get the 1/2 share. ठीक है, और बाकियों को क्यों नहीं मिला? मैम, वो कंक्यूबाइन के मतलब इलेजिटिमेट रिलेशनशिप है ना, तो इसलिए। ठीक है, तो अंडर सेक्शन 7 भी हमें क्या कहा था, एटलीस्ट अगर बच्चे को भी प्रोटेक्शन चाहिए तो सेरेमनीज तो होनी चाहिए, है ना। चाहे वॉइड या वॉइडेबल में भी आ रही है, अगर आपको चाइल्ड को भी इनफैक्ट प्रोटेक्शन दिलानी है ना, तो हम वॉइड या वॉइडेबल मैरिज को भी प्रोटेक्ट कर लेंगे, लेकिन सेरेमनीज होनी चाहिए। तो पहली बात तो ये कॉन्क्यूबाइन है, शादी हुई ही नहीं है, तो अंडर सेक्शन 16 भी ना तो इनको प्रोटेक्शन मिला है ना इनके चाइल्ड को, ठीक है। तो ओनली W1 और S जो है वो इनहेरिट करेंगे, ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
चलिए इसका आंसर सोचिए और बताइए शेयर सभी के। मैम MW D1 D2 and S, sorry W, दोबारा बोलिए। M 1 2 3 4 5 6 MW D1 D2 and widow of S will get 1/6, and अच्छा, DS1 and DS2 will get 1/12. इसको इसको कितना मिलेगा, विडो को कितना मिलेगा? 1/6. 1 2 3 4 5 6. Yes ma'am, 6. कोई और अटेम्प्ट करना चाहेगा? जैसे आपने इन दोनों का बांटने के लिए, जैसे आपने इन दोनों का बांटा, पहले D3 का निकाला, इसका जो सेपरेट शेयर है क्योंकि अब इसकी डेथ हो गई है, तो आगे बांट। तो इसके मैम केस में क्या करोगे? मैम उसका कोई मैम बच्चा क्योंकि नहीं है तो उसके उसका शेयर, अच्छा मैम उसकी माँ को मिल जाएगा। सोच लीजिए, 2 मिनट का टाइम लीजिए, अपनी नोटबुक में यू कैन सॉल्व इट। वैसे जिसने जो लास्ट में पॉइंट बोला था वो ठीक था। यस मैम, W को फिर 1/12 ठीक है, और मिल जाएगा। यस मैम। इसका अलग हो जाएगा, इसको और मिल जाएगा क्योंकि, ठीक है। तो अब किस किस को कितने कितने शेयर मिल गए देखिए, M को, W को, D1 को, D2 को, D3 को और S को पहले तो हम 1/6 शेयर दे देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद जैसे आपने बोला इन्हें, ठीक है, और इनका शेयर बताइए। 1/12। ठीक है, चलिए अब आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर है आई थिंक, राइट। और नोशनल पार्टीशन याद है आपको? अभी तो हम बात कर रहे थे कि इनकी सेपरेट प्रॉपर्टी होती, जिसकी डेथ हुई है। अगर जिसकी डेथ हुई है उसकी सेपरेट प्रॉपर्टी नहीं होती तो आप नोशनल पार्टीशन करते, पहले पार्टीशन के रूल्स अप्लाई करते, फिर सेपरेट शेयर मिलता, फिर जैसे अभी हमने सक्सेशन किया है वैसे आप सक्सेशन करते, राइट। अब फाइनली अब हम क्लास 2 ईयर्स पे चलते हैं। क्लास 2 ईयर्स, ठीक। क्लास 2 ईयर्स बहुत सिंपल है, कुछ भी कंफ्यूजन नहीं होने वाला है, राइट। क्योंकि इसमें आधे रिलेशनशिप्स तो यही है जो आप पहले पढ़ चुके हैं। मैंने आपको कहा था कि 4 कैटेगरीज, आपको याद हो तो मैंने आपको स्टार लगवाया था उन 4 कैटेगरीज पे, जिसमें मैंने आपको बोला था कि ये क्लास 2 में थे, लेकिन 2005 में अमेंडमेंट हुई तो इन्हें क्लास 1 में डाल दिया, पर इन्हें क्लास 2 से नहीं हटाया, है ना, मैंने आपको बताया था। तो आधे रिलेशनशिप्स तो वही है। तो इसकी कैटेगरीज कोई बताना चाहेगा मुझे, कौन कौन आता है और कितनी कैटेगरीज होती है क्लास 2 के अंदर, कितनी एंट्रीज है? कोई बताना चाहेगा कितनी एंट्रीज है? 9। ठीक है, 9 एंट्रीज है। और फर्स्ट कौन है? फादर, ठीक है। फादर यानी कि जिस पर्सन की डेथ हुई है उसके फादर। देखिए जिस पर्सन की डेथ हुई थी उसकी जो मदर है उनको तो हमने क्लास 1 में जगह दे दी, लेकिन जो फादर है उनको हमने क्लास 2 में डाला। कितना इनजस्टिस है, ठीक है ना। इनजस्टिस तो है ये, बट जो है रूल है। देखो अब ये फादर कौन से हैं?
जैसे मदर के में रूल चल रहा था वैसे ही चलेगा। फादर कौन से हैं ये बता सकता है कोई? क्लास 1 में कौन सी मदर की बात की थी हमने? मैम बायोलॉजिकल फादर एंड अडॉप्टेड फादर। ठीक है, बायोलॉजिकल एंड अडॉप्टेड फादर। और एक्सक्लूडेड कौन से हैं? Step. ठीक है, स्टेप फादर एक्सक्लूडेड है। मदर में भी ये कॉन्सेप्ट था जो हमने पढ़ा था। अगर दूसरे पॉइंट पे चले तो देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि क्लास 1 में अगर कोई भी रिलेशन होगा तो हम उसको दे देंगे। अगर क्लास 1 में हमें कोई भी अलाइव नहीं मिलता तो हम क्लास 2 पे आएंगे। ठीक है, अब देखेंगे कि पी के क्लास 2 के अंदर कोई है, फादर है तो सारी की सारी प्रॉपर्टी फादर को दी जाएगी, है ना। क्लास 1 की तरह नहीं होगा कि जो लोग क्लास 1 में है दे दे, नहीं। क्लास 2 में ऐसा होगा जो फर्स्ट नंबर पे है उसको पहले देखेंगे। ठीक है, वो अलाइव है तो वही प्रॉपर्टी का सक्सेशन रुक जाएगा, पूरी उसको मिल जाएगी। वो अलाइव नहीं है तो सेकेंड एंट्री पे चलेंगे, राइट। तो इस हिसाब से चलेगा। सेकेंड एंट्री में देखे तो है सन्स डॉटर सन, फिर है सन्स डॉटर डॉटर, फिर है ब्रदर और फिर है सिस्टर। ठीक है, देखिए ये वाली जो एंट्री है सन्स डॉटर डॉटर, इसको हमने 2005 में उठाकर क्लास 1 के अंदर रख दिया। ठीक है, क्लास 1 के अंदर रख दिया, जो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। और ये भी हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि जो सन होगा अगर उसके बच्चे हैं तो कैसे इनहेरिट होगा। उनको इनहेरिट हो जाएगा अगर उनके फादर जो है वो लेजिटिमेट होंगे, यानी कि पी के ठीक। तो ये रिलेशनशिप्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, और ये जो ये वाला रिलेशनशिप है स्टूडेंट्स, ये उठा के क्लास 1 के अंदर आ चुका है। ठीक है, उसके बाद अगर हम ब्रदर और सिस्टर की बात करें, यानी कि ठीक है, उसका जवाब मैं अभी देती हूँ। देखिए, जब कोई डेथ होता है, जिस मेल की डेथ होती है, किसी भी मेल की डेथ होती है, तो जो उसका जो सेपरेट शेयर है उसके सक्सेशन के हिसाब से जाएगा ना। और क्लास 1 के हिसाब से अगर हम देखें तो किसी मेल की डेथ होती है तो क्या होता है, उसकी मदर को भी हिस्सा जाता है, उसकी विडो को भी हिस्सा जाता है, आगे जितनी ब्रांचेस हैं। अब उस पर्सन की आगे की तो कोई ब्रांचेस थी नहीं, है ना, एस की आगे की तो कोई ब्रांचेस थी नहीं, सिर्फ डब्ल्यू थी और मदर थी। तो क्लास 1 में हमने उन दोनों के बीच में बंटवारा कर दिया। ठीक है, ओके। नाउ अगर हम ब्रदर सिस्टर की बात करें तो यानी कि पी का ब्रदर और पी की सिस्टर, और क्लास 2 में जिनको जगह दी गई है ब्रदर सिस्टर को, यूट्राइन वाले ब्लड के कोई भी रिलेशनशिप को क्लास 2 के अंदर जगह नहीं दी गई है। ठीक है, तो अगर आपके पास हाफ ब्लड के जो ब्रदर हैं, अगर हाफ ब्लड के जो रिलेशनशिप्स हैं उनको पहले प्रेफरेंस दी जाएगी, और उसके बाद सॉरी, फुल ब्लड के जो रिलेशनशिप्स हैं उनको पहले प्रेफरेंस दी जाएगी, देन हाफ ब्लड के जो रिलेशनशिप्स हैं उनको बाद में सेकंड प्रेफरेंस दी जाएगी। यानी कि अगर कोई फुल ब्लड से कनेक्टेड है, पी के कोई ब्रदर सिस्टर है जो उसके फादर और मदर दोनों कॉमन है, तो ये वाला ब्रदर क्या हुआ, फुल ब्लड हुआ, तो इस फुल ब्लड को पहले प्रेफरेंस दी जाएगी, राइट। अगर ये नहीं है तो फिर हाफ ब्लड को प्रेफरेंस दी जाएगी। ठीक है,
और यूट्राइन ब्लड की तो कोई जगह ही नहीं है, यूट्राइन ब्लड की तो कोई जगह ही नहीं है। ये ब्रदर सिस्टर वाला पॉइंट क्लियर है? ठीक है। थर्ड पॉइंट पे चले तो इसमें वही बात की गई है। फर्स्ट एंट्री है डॉटर्स सन सन, उसके बाद की जो 3 एंट्रीज हैं स्टूडेंट्स वो 2005 में क्लास 1 में जा चुकी हैं, जो कि मैंने आपको क्लास 1 में ऑलरेडी बता दी है। वो है डॉटर्स सन डॉटर्स, डॉटर डॉटर सन, डॉटर डॉटर्स डॉटर। ठीक है, तो ये जो 3 रिलेशनशिप है यू कैन सी इन द क्लास 1 हियर्स, वो मैंने आपको लिखवा दिए थे। ठीक है, अब एंट्री नंबर 4 पे चले तो एंट्री नंबर 4 पे चले तो ब्रदर्स सन, यानी कि भाई का लड़का, बहन का लड़का, ब्रदर्स डॉटर, सिस्टर्स डॉटर, देखिए ब्रदर और जो सिस्टर थे, यानी कि पी के जो ब्रदर और सिस्टर थे उनको हमने पहले ही कैटेगरी नंबर 2 के अंदर जगह दे दी थी, राइट। लेकिन अगर वो भी नहीं है तो उनके जो सन और जो उनके डॉटर हैं उनको हमने कैटेगरी 4 के अंदर रखा है। और इसमें भी यही रूल चलेगा, जैसे ब्रदर सिस्टर में हम देख रहे थे हाफ ब्लड और फुल ब्लड, वैसे ही हम इसमें देखेंगे कि अगर आपके फुल ब्लड वाले फुल ब्लड वाले ब्रदर एंड सिस्टर के बच्चे हैं तो हम उनको पहले देखेंगे, और अगर वो नहीं है तो हाफ ब्लड वाले ब्रदर सिस्टर के जो बच्चे हैं हम उनको दे देंगे। तो यानी कि फुल ब्लड को प्रेफरेंस दी जाएगी ओवर हाफ ब्लड, और यूट्राइन ब्लड की कोई भी जगह नहीं है। ठीक है, 5th पॉइंट आ जाता है आपका दादा एंड दादी, यानी कि पी के जो दादा है और जो दादी है। ठीक है, पी के जो दादा और दादी है, यानी कि फादर्स फादर, फादर्स मदर। ठीक, फादर्स फादर्स एंड फादर्स मदर, यानी कि दादा और दादी। अब ये किन की बात की गई है, कोई बता सकता है अनम्यूट करके? कौन से, बायोलॉजिकल या फिर अडॉप्टिव भी दादा दादी आ जाते हैं इसके अंदर? जो अडॉप्टेड फैमिली से आते हैं वो भी आ जाते हैं। नहीं पता? देखिए इसमें बायोलॉजिकल जो दादा दादी है वो आएंगे, अडॉप्टेड फैमिली वाले जो है वो आएंगे, लेकिन अगर आपके स्टेप हैं तो वो नहीं आएंगे। ठीक है, स्टेप है तो वो नहीं आएंगे। ठीक है, ओके। ऑब्वियसली बात है, जब स्टेप फादर ही नहीं आते तो उनके मम्मी पापा तो क्या ही आएंगे, है ना। तो इसमें खाली बायोलॉजिकल वाले की बात की गई है, या फिर अगर आपके अडॉप्टेड वाली फैमिली के जो हैं दादा दादी वो आ जाएंगे आपके। अगर 6th एंट्री में देखें तो इधर बात की है फादर्स विडो, फादर्स विडो। अब आप सोच रहे हो फादर्स विडो कौन, यानी कि पी की जो डेथ हुई है इसके फादर की विडो। अब ये कौन लगी, आपको लग रहा होगा इनकी मदर लगी, लेकिन ये इसकी स्टेप मदर की बात की गई है, ये इसकी स्टेप मदर की बात की गई है। ठीक है, अब देखो फिर से इनजस्टिस हो गया फादर के साथ। पहली बात तो फादर को क्लास 1 के मदर को क्लास 1 के अंदर रखा, फादर को क्लास 2 के अंदर रखा। ठीक है, और उसके बाद भी स्टेप मदर को तो क्लास 2 में जगह दे दी, लेकिन स्टेप फादर को
कोई जगह नहीं दी। ठीक है, हमेशा फादर के साथ इनजस्टिस हो रहा है। तो फादर की विडो यानी कि यहाँ पे स्टेप मदर की बात की गई, स्टेप मदर की बात की गई। ठीक है, अब इंटरेस्टिंग पॉइंट इसके अंदर ये है कि जो स्टेप मदर है, जो स्टेप मदर है, अगर इस स्टेप मदर ने रीमैरी भी कर ली है, स्टेप मदर ने रीमैरी भी कर ली है, तो भी स्टेप मदर का जो हिस्सा है वो तो उसको दिया ही जाएगा। ठीक है, स्टेप मदर ने अगर रीमैरी भी कर लिया है, पहले भी स्टेप थी, कहाँ सगी थी, अब रीमैरी कर लिया है, तब भी कोई बात नहीं, सगी तो है नहीं, तो उसको तो दिया ही जाएगा, चाहे उसने दूसरी शादी भी कर ली है तब भी। ठीक है, इसको आप रेफर कर सकते हो, जया लक्ष्मी वर्सेस गणेश अय्यर 1972 का केस है, जया लक्ष्मी वर्सेस गणेश अय्यर 1972। ओके, इसके बाद आती है 6 कैटेगरी में, 2 टाइप्स की विडो है, एक तो फादर की विडो जो आपकी स्टेप मदर है, दूसरी आपकी ब्रदर की विडो, ब्रदर की विडो। ठीक है, ब्रदर की विडो, और वो विडो कब होनी चाहिए, जब पी की डेथ हो, उस टाइम पे वो विडो होनी चाहिए। ठीक है, ऑब्वियसली अगर इसने रीमैरी करा ली तो ये विडो तो है नहीं, तो जब पी की डेथ हुई है तब ये विडो होनी चाहिए। अब कौन से ब्रदर की विडो, ब्रदर भी तो कई सारे होंगे ना, तो इसमें भी वही रूल चलेगा, जहां पे भी ब्रदर सिस्टर आ जाए हमेशा खुद ही रूल लगा देना कि फुल ब्लड जो है उसको पहले प्रेफरेंस देंगे, फुल ब्लड वाले भाई की जो वाइफ है उसको पहले देंगे प्रेफरेंस, देन हाफ ब्लड वाले भाई की विडो को। ठीक है, ये सिंपल सी चीजें हैं, क्लास 2 के अंदर ज्यादा कोई डिफिकल्टी आएगी नहीं आपको। 7th पॉइंट पे चले, 7th पॉइंट पे चले तो आ जाते हैं आपके फादर्स ब्रदर, फादर्स ब्रदर, फादर्स सिस्टर, फादर्स ब्रदर एंड फादर्स सिस्टर, राइट। तो देखिए फादर के ब्रदर कौन हुए, यानी कि आप जो जिस पर्सन की डेथ हुई है पी की, उसके फादर के ब्रदर, यानी कि इसकी बुआ और ये जो हुए इसके ताऊ या चाचा, ठीक है, कोई भी। ठीक, तो फादर के ब्रदर और फादर के सिस्टर। ठीक है, अब ब्रदर सिस्टर आ गया, मैंने आपको कहा था जहां कहीं भी ब्रदर सिस्टर दिख जाए वहां रूल लगा देना कि भाई पहले, जो बुआ तो बहुत सारी होती है ना रिश्तेदारी में भी, तो पहले फुल ब्लड वाली बुआ को प्रेफरेंस दी जाएगी या ताया चाचे को फुल ब्लड वाले को प्रेफरेंस दी जाएगी, अगर वो नहीं है तो फिर हाफ ब्लड वाले देखेंगे, यूट्राइन की तो कोई जगह ही नहीं है यहाँ पे। ठीक है, आई होप ये वाली बात क्लियर होगी। अगर 8th एंट्री पे चले तो अब यहाँ पे आ जाते हैं आपके नाना नानी। ठीक है, जो दादा दादी थे उनको हमने 5th एंट्री के अंदर कवर कर लिया। ठीक है, और 8th एंट्री के अंदर आपके आ गए नाना नानी। ठीक, यानी कि ये इसके मदर के फादर और मदर की मदर। ठीक है, यानी कि पी के नाना नानी आ गए 8th एंट्री के अंदर। ठीक है, अब ये भी स्टेप नहीं होंगे। ठीक है, ये भी स्टेप नहीं होंगे, बायोलॉजिकल और अडॉप्टेड जो फैमिली है उसके हो सकते हैं, स्टेप नहीं होंगे। और दूसरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये वाली तो, ओहो मदर्स मदर, मदर्स फादर। अब देखिए ठीक, ये दोनों क्या है, ये दोनों कपल है, ये दोनों क्या है, ये दोनों कपल है, लेकिन इनकी जो शादी है, इनकी जो शादी है उसमें इनके चाइल्ड को
अंडर सेक्शन 16 प्रोटेक्शन मिला था। तो मैंने आपको कहा था जब ये केस हो अंडर सेक्शन 16, जब चाइल्ड को प्रोटेक्शन चलाओ तो ब्रांच यही खत्म हो जाती है, इनका पर्सनल रिलेशनशिप होता है, आगे जो ब्रांचेस है उनका इनसे कोई भी रिश्ता नहीं होता है ना। तो इस केस में अगर पी के ये जो नाना नानी है इस वाले केस में फॉल कर रहे हैं जिनसे उनकी मदर अंडर सेक्शन 16 प्रोटेक्टेड है, यानी कि इनकी वैलिड मैरिज नहीं है, ठीक है, इनकी वैलिड मैरिज नहीं थी, जस्ट इनके चाइल्ड को प्रोटेक्ट किया गया था, तो इस केस में पी का इनसे कोई रिश्ता नहीं है, क्योंकि मैंने आपको कहा था इस केस में इस वाले बच्चे का अंडर सेक्शन 16 वाले बच्चे का अपने माँ बाप से पर्सनल रिश्ता होता है, आगे ब्रांचेस में कोई रिश्ता नहीं होता। ये कंसेप्ट मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। तो अगर पी की प्रॉपर्टी जानिए इसके नाना नानी को, तो देखा जाएगा कि नाना नानी में वैलिड मैरिज हो, अगर इस तरीके की मैरिज होगी जिसमें इनकी माँ को ही अंडर सेक्शन 16 प्रोटेक्शन मिली हुई है, तो इस बच्चे की कोई भी प्रॉपर्टी अपने नाना नानी को नहीं जाएगी, ठीक है। तो वैलिड मैरिज वाले नाना नानी होने चाहिए, तभी 8th कैटेगरी के अंदर नाना नानी को प्रॉपर्टी जाएगी, ठीक है। उसके बाद 9th पॉइंट पे चले तो 9th पॉइंट आता है मदर के ब्रदर, यानी कि मामा मासी भी आ गए, मदर्स सिस्टर, ठीक है। अब ब्रदर सिस्टर दिख गए तो कौन सा रूल लगाओ, फुल ब्लड को प्रेफरेंस दी जाएगी, फिर हाफ ब्लड, ठीक है, यूट्राइन ब्लड की कोई भी जगह नहीं है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। सबसे पहले हमने फादर की बात की, फादर कौन से होने चाहिए, बायोलॉजिकल या अडॉप्टिव, स्टेप फादर की कोई भी जगह नहीं है। उसके बाद सेकंड कैटेगरी और जो थर्ड कैटेगरी थी उसके आधे से ज्यादा रिलेशनशिप क्लास 1 के अंदर जा चुके हैं, जो बचे हैं वो है ब्रदर और सिस्टर, ठीक है। ब्रदर और सिस्टर आ गए तो हम जो भाई बहन है पहले देखेंगे, फुल ब्लड के हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर हाफ ब्लड पे भेज देंगे। फिर हमने 4th पॉइंट देखा, ब्रदर और सिस्टर भी नहीं है तो देखेंगे ब्रदर और सिस्टर के बच्चे हैं, अगर बच्चे हैं तो ठीक है। अब कौन से बच्चे हैं, फुल ब्लड वाले भाई के बच्चे हैं या हाफ ब्लड वाले भाई के बच्चे हैं, यहाँ पे भी यही वाला रूल चलेगा। उसके बाद दादा दादी देखेंगे कि बायोलॉजिकल यानी कि नेचुरल फैमिली वाले होने चाहिए, आपके अडॉप्टिव फैमिली वाले भी हो सकते हैं लेकिन आपके स्टेप नहीं होंगे, ठीक है। उसके बाद 6 पॉइंट आया जिसके अंदर आपके फादर की विडो यानी कि स्टेप मदर को भी जगह दे दी गई 6th एंट्री के अंदर, और जो भाई की विडो है, ब्रदर्स जो विडो है उसको भी जगह दे दी गई। देखो अब ब्रदर आ गया, ब्रदर देखते ही फुल ब्लड और हाफ ब्लड वाला कॉन्सेप्ट लगा देना, ठीक है। अब स्टेप मदर ने, मैंने आपको बताया था स्टेप मदर ने अगर दूसरी शादी भी कर ली है तब भी स्टेप मदर को उसका शेयर दे देंगे, और ये बात हेल्ड हुई थी जया लक्ष्मी वर्सेस गणेश अय्यर, जया लक्ष्मी वर्सेस गणेश अय्यर 1972, ठीक है, जया लक्ष्मी वर्सेस गणेश अय्यर 1972, ओके। 7th एंट्री के अंदर फिर हमने देखा कि पी के जो ताया और चाचा है और जो बुआ है उनको भी, अब जब फादर ब्रदर और फादर सिस्टर, ब्रदर सिस्टर दिख गया, देखते ही हमने हाफ ब्लड फुल ब्लड वाला कॉन्सेप्ट इसके अंदर लगा दिया। देन 8th कैटेगरी आ गई पी के नाना नानी की, अब ये भी वैसे ही है जैसे चल रहा है कि बायोलॉजिकल अडॉप्टिव और जो स्टेप है वो एक्सक्लूडेड होंगे, राइट। और इसके अंदर एक और कॉन्सेप्ट है जो कि पहले से चला आ रहा है कि भाई अगर वैलिड मैरिज है नाना नानी की तभी आएंगे, अदरवाइज नाना नानी जो आपकी मदर है उसको ही सेक्शन 16 में प्रोटेक्शन मिली हुई है, तो उनका नाना नानी का कनेक्शन सिर्फ आपकी मदर से, आपसे कोई नहीं है, तो आपकी प्रॉपर्टी आपके नाना नानी को उस केस में नहीं जाएगी, राइट। फिर 9th कैटेगरी आ जाती है जो मैंने आपको अभी स्क्रीन पे भी लिखा हुआ है, मदर्स ब्रदर या मदर्स सिस्टर, यानी कि जो मामा और जो मासी है उनकी। तो जब ब्रदर और सिस्टर दिख गया तो फुल ब्लड और हाफ ब्लड का हमने रिलेशनशिप लगा दिया। कोई डाउट है क्लास 2 हेयर्स में? अगर है तो रिपीट करने के लिए लिख सकते हो चार्ट में, अदरवाइज एग्नेट और कॉग्नेट देख लेते हैं। जल्दी लिखो चार्ट के अंदर स्टूडेंट्स, आई एम वेटिंग। नो डाउट, ओके आगे चलते हैं, ठीक है।
एग्नेट और कॉग्नेट कोई बता सकता है? मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था जब हम बेसिक्स कर रहे थे स्टूडेंट्स की एग्नेट और कॉग्नेट कौन होते हैं। कोई बता सकता है? रेज योर हैंड्स। लेमैन लैंग्वेज में बताइए, बहुत सिंपल है। रेज योर हैंड्स। किसी को भी नहीं पता? ऑलवेज यामिनी। यस यामिनी। Magnates means when two heirs are wholly related through male, and cognate when even when one heir is between them female, then they are considered as cognate. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कोई लाइन आ रही है, उसमें सारे रिलेशनशिप्स आपके मेल से आ रहे हैं, यानी कि सन 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 सन, यानी कि मेल से आ रहे हैं अगर आपके रिलेशनशिप सारे के सारे, तो वो होंगे एग्नेट। ठीक है, उस लाइन में कहीं पे भी बीच में अगर इंटरवीन कर जाए फीमेल, तो वो कॉग्नेट की लाइन बन जाएगी आगे फिर। ठीक है, तो जो रिलेशनशिप्स आपके मेल के थ्रू आ रहे हैं वो होते हैं आपके एग्नेट्स, और जो रिलेशनशिप्स आपके फीमेल के थ्रू आते हैं वो होते हैं कॉग्नेट। कोई आप एग्जाम्पल दे सकते हो? एग्जाम्पल दीजिए यामिनी एग्नेट्स का। Ma'am, a relationship between grandfather and son through father. या ठीक है, यानी कि फॉर एग्जाम्पल ठीक, तो ये देखिए मेल के थ्रू आया, फिर फादर का, फिर ये मेल के थ्रू ये रिलेशनशिप चल रहे हैं, दैट मीन्स ये एग्नेट रिलेशनशिप्स है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि एग्नेट फीमेल नहीं हो सकती है, एग्नेट एक फीमेल भी हो सकती है। ठीक है, लेकिन उसके थ्रू नहीं आया होना चाहिए रिलेशनशिप। आर यू गेटिंग द कॉन्सेप्ट? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको समझाना चाहूं तो एस 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 हो सकता है, इसको एस 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 डी। देखिए इनको तो क्लास 1 के अंदर ये हेयर्स हैं वैसे तो ऑलरेडी, है ना, इनको भी क्लास 2 के अंदर है ये। देखिए ये सन से आया, ये भी रिश्ता सन, ये भी मेल चल रहा है। अब देखिए एस 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 के सन भी है और डॉटर भी है। ठीक है, पर ये रिलेशनशिप, ये और ये जो रिलेशनशिप आए हैं ये तो मेल के थ्रू ही आए हैं ना, तो ये जो डॉटर है ये भी एग्नेट हो सकती है। ठीक है, लेकिन जरूरी ये है कि जो रिलेशनशिप्स चल रहे हैं वो मेल के थ्रू आगे बढ़ रहे हैं, जो जनरेशंस आगे आ रही हैं वो मेल के थ्रू आ रही हैं। ठीक है, वो जनरेशंस तो हो सकता है डॉटर भी हो बीच में, लेकिन डॉटर के थ्रू तो नहीं हो रहा ना ये, मतलब मेल के थ्रू ही रिलेशनशिप्स आगे चल रहे हैं। एग्नेट एक फीमेल भी हो सकती है। कॉग्नेट का एग्जाम्पल कोई देना चाहेगा? Ma'am, relationship between paternal grandfather and son through mother. ग्राफ बनाइए। FF, D, 1 and सेकेंड, S. किसने जवाब दिया ये? Yamini. ओके, अच्छा मैं एक और ग्राफ बनाती हूँ, मुझे बताइएगा वो एग्नेट है या कॉग्नेट है। ठीक है, चलिए बताइए, पी के ये कौन है और पी के ये कौन है? Ma'am, जो sister के through जा रहे हैं, they are cognates, and the relationship through brother and SS, they are agnates. ठीक है, गुड।
तो एग्नेट और कॉग्नेट का जो कॉन्सेप्ट है बहुत सिंपल है। जो मेल के थ्रू रिलेशनशिप आगे बढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स, वो एग्नेट्स हैं, और जो फीमेल के थ्रू रिलेशनशिप्स आ रहे हैं, देखो सिस्टर आ गई ना यहाँ पे, फीमेल आ गई, फीमेल के जो आगे डॉटर ये सन है, ये फीमेल के थ्रू आ गए, तो ये कॉग्नेट्स हो गए। ठीक है, एग्नेट और कॉग्नेट होते क्या है ये क्लियर है अब सभी को? बाकी भी रिस्पॉन्ड कीजिए, यामिनी को तो समझ आ गया, बाकियों को समझ आया कि नहीं? लास्ट टॉपिक है ये आज का, उसके बाद एंड करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कंटिन्यू करेंगे, राइट? देखिए एग्नेट अब कौन होते हैं? जो आपके नीचे जनरेशन जा रही हैं वो, या ऊपर जो जा रही हैं, या कोलेट्रल जो जा रही हैं वो, बताइए। All. ठीक, तो 3 टाइप्स के एग्नेट्स हो सकते हैं, वो डिसेंडेंट्स भी हो सकते हैं, असेंडेंट्स भी हो सकते हैं, और कोलैटरल भी हो सकते हैं। ठीक है, कैसे? देखिए ये पी है, जो इसके नीचे वाली जनरेशन, जो मैंने अभी आपको ग्राफ बनवाया था, देखिए ये तो हो गए डिसेंडेंट्स, ठीक, ये हो गए असेंडेंट्स। और कोलैटरल क्या होते हैं? कोलैटरल क्या होते हैं? जो साइड बाय साइड हो आपकी, फॉर एग्जाम्पल देखिए ये इसके फादर हैं, फादर के फादर, और फादर के फादर के फादर। ठीक है, एफ के 2 सन्स थे, ये और ये। ठीक है, फिर इनका बेटा और इनका बेटा, इनका बेटा और इनका बेटा। ठीक है, वैसे आप देखोगे तो ये आपस में कजन्स आएंगे, है ना, पर है तो ये कोलैटरल। ठीक है तो ये कोलैटरल। कोलैटरल समझ आया क्या होता है? कोलैटरल एग्नेट समझ आया? देखो मेल के थ्रू ही आ रहा था ना, फादर फादर, और फिर ये भी कॉमन है। ओके, हर्षना इज सेइंग रिपीट। देखिए एग्नेट्स जो होते हैं 3 टाइप्स के होते हैं, एक आपके होते हैं डिसेंडेंट्स, असेंडेंट्स, और एक होते हैं कोलैटरल। ठीक है, और एग्नेट्स होते कौन है? जो मेल के थ्रू रिलेशनशिप्स आ रहे होते हैं, मेल के थ्रू, यानी कि ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है। ठीक है, इनके 2 बेटे हैं, फादर ब्रदर। अब देखिए एक ही डेथ हुई है, एक है जो ये सारे रिलेशनशिप्स चल रहे हैं, ये मेल के थ्रू चल रहे हैं, यानी कि फादर 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 फादर्स फादर्स फादर फादर्स 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 का एक और बेटा, फिर इनका बेटा, फिर इनका बेटा। वैसे आप देखोगे तो ये आमने सामने आएंगे, एकदम कजन्स आएंगे। लेकिन ये कजन्स कैसे हैं? एक मेल के थ्रू ये रिलेशनशिप्स आ रहे हैं, तो ये है एग्नेट्स, लेकिन ये कोलैटरल एग्नेट्स है। अब क्लियर है हर्षना? बड़े बड़े जो परिवार होते हैं, जैसे कि ये ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है, उनके 2 बेटे हैं, एक ये और एक ये, फिर इनका बेटा हुआ, इनका बेटा हुआ, इनका बेटा, इनका बेटा, है तो ये आपस में कजन्स, पर ये कोलैटरल एग्नेट्स है। ठीक है, क्लियर? अब 3 टाइप के हमने एग्नेट्स देखे, एक डिसेंडेंट्स यानी कि ऊपर की जनरेशन, एक असेंडेंट्स यानी कि नीचे की जनरेशन,
और एक होते हैं आपके कोलैटरल, ठीक है। लेकिन क्लास 1 में भी कोई नहीं है, क्लास 2 में भी कोई नहीं बचा लाइव, तो हम एग्नेट्स देख लेंगे और इसकी कोई लिमिट नहीं होती। जैसे क्लास 1 के अंदर तो हमने लिमिट डाली हुई ना कि 3 जनरेशन तक के ऑलमोस्ट रखे हुए हैं, फिर क्लास 2 के अंदर, पर एग्नेट्स की कोई लिमिट नहीं है। हम देखते रहेंगे कि ऊपर ऑब्वियसली ऊपर की पीढ़ी में तो कौन होगा, क्योंकि अगर फादर है तो उन्हें तो क्लास 2 में ही मिल जाएगा, और अगर दादा दादी भी हैं तो उन्हें क्लास 2, अब ऊपर कौन ही बचा होगा, है ना। तो फिर भी परदादा है तो देखेंगे हम, ठीक है, वो भी एग्नेट ही है, उनके ऊपर भी है तो भी हम देखेंगे। जिस लिमिट तक जाना है ऊपर भी उस लिमिट तक जा सकते हैं, और नीचे की साइड भी जिस लिमिट तक जाना है वही जाना है, बस कोई अलाइव मिल जाए। और कोलैटरल भी जिस लिमिट तक जाना है जा सकते हैं, कोई लिमिट सेट नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो जो है सबको बांट देंगे जैसा क्लास 2 के अंदर हो रहा था, जो कि सबसे ज्यादा पास का नियर रिलेशनशिप मिल जाएगा, नियर रिलेशन मिल जाएगा, उसको ही हम दे देंगे और उसी पे स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। ये है एग्नेट्स का कॉन्सेप्ट, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। यही है कि 3 तरीके के एग्नेट्स हैं, ऊपर की जनरेशन भी, नीचे की जनरेशन भी, और आपके कोलैटरल, और कोई लिमिट नहीं है, जहां तक भाई रिश्तेदार मिल जाए वही, है ना। क्लास 1 और क्लास 2 के अंदर क्योंकि कोई जिंदा मिला नहीं हमें, तो एग्नेट्स पे आ गए, हम देख लेते हैं, जिस भी लिमिट तक मिल जाए, और जो सबसे पास का होगा उसे दे देंगे, ठीक है। अब देखिए एग्नेट्स में भी कोई नहीं है तो हम चले जाएंगे कॉग्नेट्स पे, एग्नेट्स पे भी नहीं है तो हम चले जाएंगे कॉग्नेट्स पे, ठीक है। और कॉग्नेट्स कौन होते हैं, जो फीमेल के थ्रू रिलेशनशिप आ रहे हैं वो होते हैं कॉग्नेट्स, ठीक है। जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि ए की जो सिस्टर है उसके थ्रू जो आगे रिलेशनशिप्स आ रहे हैं, ब्रांचेस आ रही हैं, तो वो सारे हो गए कॉग्नेट्स, ठीक है। वो सारे हो गए कॉग्नेट्स क्योंकि वो एक फीमेल के थ्रू रिलेशनशिप्स आ रहे हैं, राइट। तो नाउ अभी के लिए हम अपनी क्लास यहीं स्टॉप करते हैं, आगे का जो कॉन्सेप्ट है हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कंटिन्यू करेंगे। सो या दिस वाज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर स्टूडेंट्स। अगर आपको अच्छा लगा हो आज का लेक्चर तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल को, IGS Law Classes. So thanks for watching today's lecture students. Now let's meet in the next lecture.